अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, वो कल मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि वो कॉस्ट की क्लास का जो टाइम है वो 11 बजे तक ले जाते हैं, तो पौने 11 तक ख़त्म। तो मैंने कहा मैं टाइम याद करा दूं, कॉस्ट की क्लास पौने 10 से 11 है। वो तो FR2 को निकालते निकालते आपको अंदर आते आते तो वो 10 हो ही जाते हैं, लेकिन टाइम 11 तक है। मैं वैसे कोशिश यही करता हूँ कि 11 से ऊपर ना जाए, लेकिन वो ना ये जगह बड़ी स्लिपरी है, तो वो ना स्लिप करके ना वो 11 से आगे हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 11 तक रोक दूं, लेकिन ऑफिशियली टाइम 11 है, क्लास का टाइम 11 बजे है, पौने 11 नहीं है। अच्छा, कुछ ना गुलबर्ग में किसी बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, वो भी सवाल भी आपको बताता हूं, और फिर कुछ गार्ड टाउन के बच्चों से भी, कुछ पुराने फेल हुए बच्चों से, और इस क्लास में कुछ रिपीटर भी बैठे हुए हैं। तो एक दो बातें मुझे लगा कि मुझे ना आपको क्लास में सबको समझानी चाहिए, और वो इसलिए समझा रहा हूं कि मैं आपके भले के लिए समझा रहा हूं, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके भले की बात बता रहा हूं। ये जो कॉस्ट है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये आपको पता है, ये बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में कैफ का टफेस्ट पेपर है। ये पहले होता था कैफ 8, जो पुरानी स्कीम थी स्प्रिंग 2022 से पहले, ये कैफ 8 था। 9 पेपर होते थे, उसमें कैफ 8 था। तो कैफ के आखिर में होने से भी ये जाहिर हो रहा है कि मुश्किल था। फिर स्प्रिंग 22 में इसको कैफ 3 कर दिया, और वो बच्चे जो PRC करके आते थे और उनको लगता था कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया PRC पास करके, वो आते ही कॉस्ट में छलांग लगा देते थे। अब उन बेचारों के इतना लेवल होता नहीं था, और वो आते ही FR1 और कॉस्ट के पल्ले पड़ते थे। मुश्किल पेपर था, मुश्किल ही रहा, लेकिन पहले ये वो बच्चे पढ़ते थे जो 3-4 पेपर पास कर चुके होते थे। अब ये उन बच्चों पे आ गई बात जिन्होंने सिर्फ PRC पास किया होता था, यानी बच्चे का लेवल कम हो गया, पेपर का लेवल वही है, बल्कि पिछली दफा तो उफ। अब ये बात टीचर्स के लिए हो गई बहुत मुश्किल। जब कैफ 8 होता था तो मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये कह के पढ़ाता था कि ये आपको आता है ना, हो गया चैप्टर 1। मैं एक दिन में पढ़ाता था इन्वेंटरी वैल्यूएशन, क्योंकि बच्चों ने पहले ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन अच्छी खासी पढ़ी होती थी। फिर ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी करके आए होते थे, इंट्रो टू अकाउंटिंग पास करके आए होते थे। अब मुझे 1-1.5 लेक्चर परसेंटेज कराने में लगता है, और कल ही कोई बच्चा, पता नहीं शायद अभी क्लास में भी बैठा हो, तो मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि लेवल कितना कम हो चुका है, कि उस बच्चे ने कहा मुझे परसेंटेजेस नहीं समझ आ रही, परसेंटेजेस नहीं आ रही समझ। रिकॉर्डिंग में भी कुछ बच्चे जो ऑनलाइन में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि ये इंक्रीज कैसे किया, ये सेल्स टैक्स ये इससे डिवाइड क्यों किया, ये चीजें नहीं आ रही होती समझ। आप इससे अंदाजा करें कि टीचर के सामने जिस तरह के बच्चे बैठे होते हैं। अच्छा, आप कोई शूदर कौम नहीं है? शूदर पता, ब्राह्मण, वेश, खश्तरी, शूदर। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शूदर कौम है? ये वो स्कूल में कहीं माशरती इल्म वगैरह नहीं पढ़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो है कैटेगरी में लो है कुछ दलित और इस तरह के ना, सबसे निचली जो वो है कास्ट। तो आप वो बच्चे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरह से FSC पास करके आगे आ जाते हैं, और नंबर पूछते हैं 1000 इतने नंबर, 900 इतने नंबर, और उसके बाद PRC पास करके समझते हैं कि आपने बड़ा तीर मार लिया है, और उसके बाद जब आप कॉस्ट पढ़ने आते हैं तो आपका लेवल होता है बहुत डिफरेंट। अच्छा, सारे ऐसे नहीं है क्लास में ना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा काबिल होंगे, कुछ जो हैं वो एवरेज होंगे, और कुछ जो हैं वो ये होंगे, यानी मेजॉरिटी ये होती है, मेजॉरिटी। मैंने ना बेटे सबको पढ़ाना होता है, मैंने सबको पढ़ाना है। मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाना है जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लें, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की मुझे बहुत ज्यादा हरीस हूं और ख्वाहिश, कोशिश होती है। और मैंने इन बच्चों को भी पढ़ाना है जो बहरहाल घर से निकले पास होने ही थे, बेशक घर वालों ने निकाल दिया था, लेकिन आए वो पास होने थे। मैंने सबको पढ़ाना है। इसके हिसाब से ना टीचर्स
अपना सारा प्लान सेट करते हैं। अच्छा, अब आप क्योंकि बेशक पैक में हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका हुआ है कि आप में से अक्सर बच्चे पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड होते हैं कि मार्केट में कितने टीचर हैं, कौन से सर क्या पढ़ाते हैं और कितने अरसे में पढ़ाते हैं। आपके पास पूरा अपडेटेड नॉलेज होता है। तो फिर आपको यह भी पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में कॉस्ट के कोई 3-4 ही आपको बड़े नाम नजर आएंगे। तो उनमें से एक नहीं, पहला नहीं, नहीं। अच्छा चलें, हर एक की मोहब्बत अलग हो सकती है, लेकिन अच्छा, ये सारी डिस्कशन मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी डिस्कशन मुझे इसलिए जरूरी लगी है कि आप जब कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर आप पास कर सकते भी होंगे तो नहीं पास करेंगे। क्योंकि इस दफा रिजल्ट जो परसों हमारी मीटिंग थी, पैक के सारा डाटा हम देख रहे थे, तो जो पैक के बच्चे कॉस्ट फेल किए हैं उनमें से मेजॉरिटी बच्चे, यानी मुझे डिजिट भूल गया है, लेकिन अगर 50 बच्चे फेल हुए तो उनमें से 30-35 बच्चे वो हैं जो 30s में फेल हुए हैं। 30s में यानी 30 से 40 के दरमियान फेल हुए हैं। ये वो बच्चे होंगे जो पास हो सकते थे, लेकिन मुश्किल पेपर देख के कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से घबरा गए, हाथ पांव फूल गए। जो आसान नंबर ले सकते थे वो भी नहीं ले सके। जो बच्चा 20s में या उससे कम फेल होता है ना, उसको तो आता भी कुछ नहीं होता। वो तो शायद पेपर में नाम ही लिखता होगा और उसको पहले जाने नहीं देते होंगे, तो कहता होगा चलो बैठ के मोबाइल पे तो खेलने नहीं दे रहे, तो वो कुछ ना कुछ पेपर के साथ खेल लेता होगा। वो कहीं 20 से कम में फेल होता है। 40s में बहुत कम लोग होते हैं फेल होने वाले। 30s में ही होते हैं वो लोग जो मेहनत करके पास होने की कोशिश करते करते रह गए होते हैं। तो इस दफा एक बड़ी तादाद 30s में फेल है कॉस्ट की, और ये वो बच्चे हैं जो पेपर देके घबरा गए थे। इसलिए मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूं। तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो पाकिस्तान में कॉस्ट अकाउंटिंग के 3-4 मशहूर बड़े टीचर्स होंगे, जिनमें से एक मैं भी हूंगा। ये उम्मीद लगा के आप मुझसे पढ़ने आ गए, और ये जो 3-4 टीचर्स हैं, ये सब के सब एक जैसी सोच के लोग नहीं होंगे। किसी को लगता होगा कि इस चैप्टर से शुरू करना चाहिए, किसी को लगता होगा उस चैप्टर से शुरू करना चाहिए। आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हैं सब साफ नीयत लोग, दिल का बुरा कोई भी नहीं है। सब साफ नीयत लोग हैं, सब पूरी मेहनत करते हैं। हां, उनको जो आपके हिसाब से लगता है वो उस हिसाब से प्लान बनाते हैं। अगर मैंने कुछ चैप्टर शुरू में कराए और शुरू में एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखी, तो मेरे पास उसकी रीजंस हो सकती हैं। कुछ टीचर ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू किया ना, हो सकता है कोई टीचर इन 3-4 में से शुरू ही प्रोसेस कॉस्टिंग से करते हो। मुझे लगता है कि नहीं कर सकते, उनको लगता होगा कर सकते हैं। मैं जिस चैप्टर को आखिर में कराता हूं, आखिर या सेकंड लास्ट, हो सकता है कोई टीचर वहां से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको नहीं आता। उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाना है, उनकी अपनी सोच है, वो एक खास पैटर्न से लेके चलते होंगे, मैं खास पैटर्न से लेके चलता हूं। आप ख्वाहिश तो रख सकते हैं कि इन टीचर का ये वाला स्टाइल, इनका ये वाला मिला के टीचर बना लें। यह आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक नया टीचर खुद क्रिएट हो, जिनमें हर टीचर की आपको जो मशहूर क्वालिटीज है वो डाल लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ऐसा कर दे तो कर दे, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको इनमें से किसी एक पे भरोसा करके तो बेटे चलना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को फॉलो करना शुरू कर दें, और आपको आपके हॉस्टल फेलोज, आपके सीनियर्स, और सीनियर्स भी वो जो खुद बार बार फेल हो रहे होते हैं, यानी उन्होंने जिंदगी का मकसद चूंकि खिदमत खल के जज्बे के तहत आते हैं, तो वो चाहते हैं, वो उन्होंने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया होता है, और वो हर टीचर से पढ़ते हैं, बार बार फेल होते हैं, हर टीचर से पढ़ते हैं, फिर खिदमत खल के जज्बे से सरशार होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप खोल लेते हैं, और उसमें फिर बच्चों की मदद करने के लिए उनको चोरी के लेक्चर्स भी देते हैं, और उनको PDF किताबें भी देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है खिदमत खल्क हो रही है। और उन्होंने चूंकि अपने आप को इसके लिए वक्फ किया होता है तो वो फिर मशवरे भी ये समझ के देते हैं, और बाकी भी उनको भाई समझ रहे होते हैं, और वो उनको बात को मान रहे होते हैं। तो उसकी वजह से ना आप लोग हो जाते हैं परेशान। अब आप आ तो गए मेरे पास, या मिस्टर ए के पास, या मिस्टर बी के पास, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी किसी ने कहना शुरू कर दिया, नहीं यार ये नहीं, ये ठीक है। तो फिर आप जहां बैठे हुए हैं वहां फॉलो कर नहीं पा रहे, और जहां नहीं बैठे हुए उनको सोच रहे हैं कि ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो भाई या तो क्लास चेंज कर लो, अगर नहीं करनी तो आप अपने टीचर को फॉलो कर लें। अभी हमारी 30-31 क्लासें तो हो गई, और मैंने ये पिछले हफ्ते शुरू करना था इसका एक्स्ट्रा, मुझे नहीं इत्मीनान हुआ, मैंने नहीं किया। मैं थक जाता था, गिर जाता था चकरा के, है ना, मेरे से नहीं पढ़ाया गया, है ना, मतलब मैं ही वो अल्फाज नहीं जोड़ पाया कि मैं आपको वो टॉपिक पढ़, मैं खुद जो ट्यूशन पढ़ के तैयार कर रहा था, तो मेरा चूंकि तैयार नहीं हुआ तो मैंने इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस पेंडिंग कर दी। मुझे आपको देख के लगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ाना। तो ये जो 30-31 दिन हो गए, इनमें आपको इतना तो अंदाजा हुआ होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आके खेल खूल के चला जाता हूं और 50-60 क्लासों के बाद मुझे कोर्स रहता है,
और फिर मैं आपको 12-12, 13-13 घंटे की क्लासें पढ़ाकर कोर्स खत्म कराऊं। ऐसा नहीं हूं मैं। और ये जो 3-4 बड़े बड़े मशहूर अच्छा टीचर्स, देखो बेटे सारी अच्छे होते हैं। मैंने 3-4 टीचर्स की बात इसलिए की है क्योंकि जब से कोरोना के बाद रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हुई हैं तो अब नेशनली सब टीचर्स अवेलेबल हैं। यानी अब मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो लाहौर के नहीं है, वो पाकिस्तान के सारे इलाकों से होंगे। हर शहर के बच्चे सब, कोई एक टीचर कराची के होंगे उनसे पढ़े होंगे, कोई इस्लामाबाद के होंगे उनसे पढ़े होंगे, कोई लाहौर के होंगे उनसे पढ़े होंगे। अब ये सब नेशनल लेवल का काम बन चुका हुआ है, इसलिए मैं आपको इतनी तफसील बता रहा हूं। तो आपने अगर किसी टीचर को ऑप्ट कर लिया है, ये अज्यूम करके चलें कि वो नेक दिल इंसान है, उनको अपना काम आता है और वो आपको सामने वाले बैठे हुए को देख के फिर अपना प्लान चेंज करते होंगे। अगर कोई टॉपिक एंड पे पढ़ा भी रहे हैं तो पढ़ा तो रहे हैं ना, और अगर वो एंड पे ना पढ़ाते तो और कोई टॉपिक एंड पे पढ़ा रहे होते। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि वो जो मैंने एंड पे पढ़ाना है वो भी पढ़ा दूं तो फिर क्या होगा, फिर एंड पे को और पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, वो भी आप पहले पढ़ा दें। अच्छा, फिर वो भी पहले पढ़ा देता हूं, फिर कोई और एंड पे कराना होगा। नहीं नहीं, वो भी पहले करा दें। कुछ तो एंड पे होगा ना, मतलब कुछ तो एंड पे पढ़ाना होगा। और जो भी चीज जो भी पढ़ाने की तरतीब है, जिस तरतीब से मैंने टॉपिक फॉलो करने होंगे, मेरे हिसाब से आपके लिए मुझे वो बेस्ट लगता होगा। हो सकता है टीचर ए को वो तरतीब नहीं की और तरतीब ठीक लगती हो। सब टीचर्स मुखलिस हैं, सब मेहनत करते होंगे। और बिल्कुल लॉजिकल बात है कि अगर ये इतनी मेहनत से सब ना पढ़ा रहे होते तो फिर ना आए होते ना आप लोग पढ़ने। ये ऐसे तो पर्चियां तो नहीं डाली थी ना आपने, पर्चियां डाल के तो नहीं फैसला किया था ना। तो ये 3-4-5 टीचर्स बेटे सारे ही बहुत मेहनती हैं, हर एक की अप्रोच फर्क हो सकती है। तो आपको नसीहत सिर्फ ये है कि अगर आप आ गए हैं तो फॉलो करें, जो जैसा पढ़ाया घर जाके उसको पढ़ें। क्लास वर्क मैंने क्लास में कराया, घर जाके वो दोबारा करें। होमवर्क दिया उसको दोबारा लिख के करें, लिख के करें, जबानी नहीं देखना, लिख के करें। टेस्ट दें, ये सारा सिस्टम फॉलो कर लें, हो जाएंगे पास। जो आखिर में पढ़ाने वाले टॉपिक हैं, मिसाल के तौर पे जो आप, चूंकि ये आप लोग सब वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और सोशल मीडिया पे बातें चल रही होती हैं, इसलिए मैं टॉपिक का नाम ले रहा हूं। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की चीज है। मैंने पिछली दफा, बल्कि हर दफा मैं वो आखिर में कराता हूं, मेरी तरतीब है। उसमें लगाए होंगे, चलो मेरा ख्याल है शायद 20 लेक्चर्स लगाए होंगे। वो 20 लेक्चर्स में तब करने के बच्चे काबिल हुए जो पहले सारे 80 लेक्चर्स पढ़े हुए थे। अगर मैं वो शुरू में करा दूं तो 20 लेक्चर्स में करा सकूंगा हैं? एक तो बच्चे भाग जाएंगे डर के, दूसरा शुरू में कराऊंगा तो वो 20 में तो नहीं होगा, 30-35 लगाने पड़ेंगे। तो अब वो जो 15 ज्यादा लगे उनका बोझ कहां जाएगा? बाकियों पे। तो अब वो जो बाकी होंगे फिर उन पे लोग शोर मचाएंगे। तो इसलिए आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं, और चूंकि रिकॉर्डिंग में ये मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे रिपीटर भी पढ़ रहे होंगे मुझसे। तो आपने जिनसे भी पढ़ना है आप पढ़ें, लेकिन फॉलो कर लें। आप ये परेशानी रखते रहेंगे ना कि नहीं ये ऐसे कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि वो ऐसे करते हैं, तो फिर आप उनसे पढ़ लें। और अगर आपको उनके पास बैठ के लगे नहीं ये ऐसे करते हैं तो और इनसे पढ़ लें। लेकिन जिनसे पढ़ें ये यकीन रख लें कि वो बुरे इंसान नहीं है, उनको आता भी है, आप लोगों के लिए मुखलिस मेहनत भी करते हैं। तो जो भी प्लान बनाया होगा वो आपके भले के लिए ही बनाया होगा। बस भले को मानते हुए फॉलो करके चल लें। चूंकि बच्चे परेशान हैं, और इतने परेशान है कि मुझे कल गुलबर्ग में एक बच्चा, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था परसों, उसने मुझे पूछा, पढ़ने वाला बच्चा है, 4 पेपर पढ़ रहा है कैफ के। उसने मुझे पूछा कि मेरे किसी दोस्त ने कहा कि ये टॉपिक सर ने एंड पे पढ़ाना है, तो क्या वो आपके चोरी के लेक्चर तो अवेलेबल हैं ही सारे, तो क्या मैं वो अभी अलग से पढ़ना शुरू कर दूं? क्योंकि आपने वो आखिर में पढ़ाना है तो मैं चाहता हूं उसको अभी पढ़ लूं। तो अब इसको फिक्र हो गई। ऐसी फिक्रें आपको भी होंगी। हो सकता है आप आपको वो सियाना को मशवरे भी दे दे, वो जो सीनियर जो खिदमत खल के लिए अपनी जिंदगी जो त्याग चुके होते हैं, जिन्होंने हर टीचर से पढ़ने सिर्फ आपकी खातिर उन्होंने पेपर फेल किए होते हैं, ताकि वो अपने तजुर्बे आपसे शेयर कर सकें। उनकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं होता, वो यही चाहते हैं कि आप जो आने वाली नस्लें हैं उनको वो मशवरे दे सकें। हालांकि अपने घर में मशवरा होने लगता है तो उनको निकाल देते हैं कि बेटे बड़े बात कर रहे हैं, बाहर निकलो। लेकिन उन्होंने आपको मशवरे देने होते हैं, और आप मशवरे भी उन्हीं के मानते हैं। आप टीचर्स के मशवरों को लिफ्ट नहीं करवाते हैं, आप उन्हीं को अपना मुखलिस समझ के उन्हीं के मशवरे मांगते हैं। तो इसलिए बच्चे चूंकि परेशान हैं, इसलिए ये 15-20 मिनट मैंने आप पे लगाए। और मेरे ना पिछले सेशन के 2 स्टूडेंट थे, मैंने MFA में कहीं बात की होगी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो किसी रीसेंट अटेम्प्ट पास वाले को मैं सामने ले आता हूं। तो ये मैंने 2 बच्चों को कहा था, ये अभी मेरे MFA के स्टूडेंट हैं, और अभी इन्होंने इस मुश्किल पेपर में कॉस्ट पास की थी, और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। यानी मैंने वो बच्चे कहे कि उनको सवाल ना बताए ना जवाब बताए, सिर्फ ये सोचा था कि, और ये जो बच्चे चुने थे इसलिए चुने थे कि पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन पेपर में हाथ पांव फूल गए थे। अब वो हाथ पांव फूलने के कैसे मैनेज किया, किस तरह करना है,
तो वो कुछ 2-4 नसीहतें वो खुद कर देंगे, 2-4 सवाल आपने पूछने हो तो पूछ लेना, लेकिन शुगर लगाना तो फिर टाइम जाया नहीं करना, ठीक है। इसीलिए बुलाया बच्चों को कि वो अपने तौर पे भी कुछ नसीहतें कर सकते हैं, और आपने भी कुछ सवाल पूछने हो तो सवाल पूछ लेना। आ जाओ बेटा सुमान। और अच्छा, अब ये पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप बोलना और मैं वो बात रिपीट भी कर दूंगा ताकि माइक में उन लोगों के लिए भी आ जाए, सामने वालों को आपकी आवाज़ आ जाएगी, रिकॉर्डिंग वालों को फिर मैं दोबारा बोल दूंगा, ठीक है। पहले अपने तौर पे कुछ कहना है तो पहले वो कह दो। ये लो, ठहरो 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 ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है पीछे तक? मेरा नाम अफ़ान अहमद है और सर से मैंने लास्ट टाइम में कोर्स पढ़ी थी। अब यार मैं ना मैं क्या हम दोनों ही अच्छे स्टूडेंट से होमवर्क भी करते थे और टेस्ट वगैरह भी करते थे, टेस्ट में भी पूरे मार्क्स थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई कमी थी। फुल कॉन्फिडेंट होके पेपर में गए थे और मैं जिसे ये बात बताता हूँ वो यकीन नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी तैयार थी और जितना कॉन्फिडेंस उसमें था ना शायद किसी और टॉपिक में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि आखिर में पढ़ा था, ताज़ा ताज़ा गुजरा था और उसे फ़ौरन तैयार कर लिया था, ठीक है। और पेपर में गए थे फुल कॉन्फिडेंट होके और इतने कॉन्फिडेंट थे कि मतलब कह रहे थे कुछ और होना हो, कोर्स तो पास हो जाएगा। खैर पेपर में जाके बैठे और पहला क्वेश्चन था लेबर कॉस्टिंग का, तो थोड़ा सा पहले की निस्बत अलग किस्म का सवाल था, तो उसने कॉन्फिडेंस यार इतना गिरा दिया था ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपने 25 मिनट सिर्फ उसी सवाल को दे बैठा था जो 8 नंबर का था मुश्किल से। खैर फिर मैंने बाकी सारा पेपर पढ़ा। पहली बात तो ये कि जो उस्ताद की दी हुई टिप्स होती हैं ना वो बहुत काम आती हैं यार पेपर में। सर ने कहा था कि पहले जो 15 मिनट होंगे ना उनमें कोई ऐसा सवाल कर लेना छोटा सा, बजाय रीड करने के उसमें टाइम ज़ाया करने के, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े और तुम्हें मुकम्मल सवाल आता हो वो अपने जहन में सोल्व कर लेना। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था तो ऐसा करने का मौका नहीं मिला, ना पेपर रीड किया हुआ था। खैर वो जो कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ से यहाँ पे आया था ना, उसके बाद मैंने पेपर में कोई ऐसा सवाल ढूंढा जो मुझे सही तरह आता हो। मैंने आपको बताया कि तैयारी अच्छी थी तो ओवरहेड्स का मैंने पकड़ के कर लिया सवाल। उसके बाद जो बाकी का था पेपर वो करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जब करना शुरू किया ना तो बस एक था कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में तैयार करके गया हुआ था, लेकिन उसके सवाल ऐसे आगे तो एक मेंटल प्रेशर डेवलप हो गया और जो मुझे सवाल आते थे ना लोगों को छोड़ के, जो शॉर्ट में मुझे आते थे वो मैंने कर लिए। और उसके बाद जब मैंने टाइम देखा टाइम आधे से ज़्यादा निकल चुका था और नंबर मेरे बने थे तकरीबन 29। लो यार मैं वहाँ पे जो है ना बिल्कुल आउट हो गया था, बिल्कुल मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं इरादा बना चुका था कि अब मैं पेपर से उठ के जा रहा हूँ, जो होएगा देखी जाएगी, फेल ही होगा ना, ठीक है नहीं पास हो सकता जाओ। लेकिन वहाँ पे उस्ताद जी ने एक बात की हुई थी कि जब तुम पेपर में उठ के आने लगो ना, सारी हिम्मत तुम्हारी जवाब दे जाए तो एक बार मेरा चेहरा याद कर लेना कि मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो ये चेहरा मेरे सामने आया था, मैं दोबारा बैठा, मैंने दोबारा पेपर करना शुरू किया। खैर जो लॉन्ग में सवाल आते थे वो भी किए और मैंने जब दोबारा नंबर गिने ना तो दोबारा मेरे जो है ना 42 बन रहे थे, इससे ऊपर नहीं मैं जा सक रहा था। और वो नंबर ऐसे नहीं थे कि 8 नंबर का सवाल है तो इसमें से 8 आ जाएंगे, थोड़ा सा अपना वो मार्जिन रखा करो और काटा करो नंबर अंदर से कि चलो इसमें से एग्जामिनर कितने काट लेगा, कितना गलत हो सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को अपने ऊपर, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रखनी चाहिए। खैर 42 नंबर बन रहे थे और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इन्वेंटिव वैल्यूएशन मैंने इनमें से किसी सवाल को हाथ नहीं लगाया था और वो ऐसे ही पड़े हुए थे। और फिर मैंने इरादा किया कि चलो तो उठ के चलते हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर वही सर ने एक एग्जाम टिप दी हुई थी, आखिरी दिन कह के भेजा था कि तुमने 100 से 50 पे नहीं आना, तुमने 0 से 50 पे जाना है। और सर ने एक बच्चे का भी बताया हुआ था कि उसकी तैयारी ऐसा जितनी नहीं थी, लेकिन वो उसने हाथ पांव मारे पेपर में। सर ने यही नसीहत की हुई थी कि पेपर में बैठ के हाथ पांव मारा करो। तो खैर वो 42 नंबर बन रहे थे। उसके बाद उठने का इरादा किया था, लेकिन फिर दोबारा बैठ गया कि चलो फेल होना ही है ना, तो कम से कम ये रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैंने अपना टाइम पूरा नहीं किया, या मेरे पास जो अवेलेबल वक्त था, मैं देखो 6 माह तो मैंने लगा लिए थे, लेकिन वो 3 घंटे उन 6 माह का फैसला करने वाले थे, ठीक है। तो खैर मैं बैठ गया फिर और कुछ नहीं पता मुझे मैंने क्या किया, बस ये था कि वर्किंग खोलनी थी मैंने और कुछ ना कुछ करता गया था मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन में, क्योंकि वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं ये टॉपिक इतना अच्छा तैयार करके गया हूँ और मैं ये सवाल ऐसे ही छोड़ के जाऊँ। तो खैर मैंने हाथ पाँव मारे और करता गया। खैर फिर ना मैंने टू बी ऑनेस्ट
मैंने टाइम पूरा किया था, मैंने पेपर नहीं पूरा किया था। वो 3 घंटे बस मैंने गुजारे थे, और लिख के गुजारे थे। ये नहीं कि आप बैठे रहो कि 3 घंटे गुजारने बैठा हूँ, गुजार के चला जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे पेपर पास नहीं होगा। तो खैर, हाथ पाँव मारे और कर लिया। अब इसमें बताने वाली बात कि एक तो हिम्मत नहीं छोड़नी, पेपर में कुछ ना कुछ करते रहना यार। वर्किंग्स खोल लेना, तुम्हें कुछ ना कुछ आता होगा अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर हवा में से पेपर दे दे, तुम सीमेक का देने गए, वो किसी और FAR 2 दे दे या MFA दे दे कि बस ये करो, यही है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं होता। वो सब्जेक्ट में से पेपर देगा, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। और जब मैंने अपने दोस्तों को बताया ना, आके डिस्कशन हुई कि मेरी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी तैयार थी, तो वो ना हंसे थे मुझ पे कि सर ने तो एक दिन में पढ़ाई थी, तेरी कैसे तैयार थी, किसी और से पढ़ता रहा था। तो ऐसी बात नहीं है यार। देखो, जो भी टॉपिक है ना, अब सर प्रोसेस कोर्सिंग है वो शायद 3 हफ्ते में करवाए, और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमें 20 लेक्चर्स में करवाई थी। मतलब एक दिन में सर ने ज़्यादा पढ़ाया था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने जो टॉपिक एक दिन में करवाया है वो तुम भी एक दिन में करो, और जो जिस पे सर ने 3 हफ्ते लगाए हैं ना, उस पे तुम भी 3 हफ्ते लगाओ। आप सबने अपनी ईज देखनी है, खुद को देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करना है मैंने, या कौन सा अच्छा तैयार है उसे कम टाइम देना है। ये मैनेजमेंट ना एक स्किल है, इसे सीखो यार। अगर इसे ना सीखा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। CA है, मुश्किल है, तो ज़रा स्किल सीखो अपनी, और हर टॉपिक को वैसे टाइम देना जैसे उसका हक है। ये नहीं जिसका कम वेटेज है उसको तुम ज़्यादा टाइम दे दो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे तुम कम टाइम दे दो। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी ये मेरे फेलो हैं, सुबानी आपसे बात करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबान। अच्छा, तो कोर्स के हवाले से काफ़ी कुछ तो ये कवर कर चुका है। तो बाकी वही है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में मेनली कंसर्न है, मतलब पिछले अटैम्प्ट में भी था, इस अटैम्प्ट में भी होगा बच्चों को, कि पहले सर ने इतना एंड पे सर ने पढ़ाना है अभी भी। तो सर ने आखिरी एक दिन में पढ़ाया तो था, मतलब 20-22 लेक्चर करवाए थे, लेकिन उसके बाद हमें पता था कि हम कितने पानी में, हमें नहीं आता या कुछ। तो उसी के मुताबिक अगर 1 महीना था एंड पे, तो उसके अंदर कोई हाफ टाइम तो कम से कम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे लगाया कि नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग था, इनफैक्ट मॉक में भी अच्छा परफॉर्म किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पास था। उसके बाद फिर आगे बाकी सब्जेक्ट्स, और पेपर से पहले मतलब 2 छुट्टियां थी, FAR 2 का पेपर था, तो वो भी कोई ऐसे ही हुआ था। तो बाद में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज था, लेकिन स्टिल था कि नहीं यार, ग्रैब अप करना है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग फिर मैंने 80% टाइम ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे दिया, वो 2 दिन भी। और स्टिल पेपर में जाके वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल देख के ना बस हो गया था। तो उसके बाद सारा पेपर जब सॉल्व किया है, और एंड पे जब मतलब एक पूरा एक कर लिया, उसके बाद देखा है जब टोटल किए हैं मार्क्स, तो 2-2.5 घंटे गुजर चुके हैं, और पेपर जो है ना 40-45 तक है। और फिर देखा कि चलो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कुछ ना कुछ तो करना है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे जब एक सवाल पे पहले मैंने चलो सॉल्व किया है, तो समझ से बाहर था वो। तो उसके बाद जब आगे चले हैं कि नहीं यार इसे करना है कुछ ना कुछ, फिर बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मजीद हाथ पाँव मारा, तो किसी ना किसी तरह करके कि यार टाइम पूरा करें बस। तो इस तरह, और बाद में जब वो 40-45 मार्क्स का कर लिया था ना, वहाँ पे ये था कि यार बस चलें। लेकिन वही बात कि सर को क्या मुंह दिखाएंगे कि मतलब मैं छोड़ के आ गया हूँ, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया, तो मतलब क्या फेस करेंगे सर को। तो कर किया बाकी भी आगे हिम्मत करके, और एक वो सैड स्माइल आती है ना बंदे के कि यार, मतलब वो स्माइल थी मेरे मुंह पे। और बहरहाल उसके बाद आकर तो सारों का हाल एक जैसा ही था, सब एक दूसरे को बता रहे थे कि यार अच्छा नहीं हुआ और ये सब कुछ। लेकिन जो उसके सीखने, हर फेलियर भी हो या अगर सक्सेस हो, तो उसके अंदर से कुछ सीखने वाली बातें होती हैं। तो सीखने को हम ये ले सकते हैं कि अब अगर मैं अपनी बात करूं या अफान की बात करूं, तो हमने रेगुलरली ना होमवर्क्स जो सर दे रहे हैं वो कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो हम कम से कम जाकर अटैम्प्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से मतलब आ जाते थे फुल या उसे करीब करीब 1-2 नंबर कटते थे। तो लेकिन ये हिम्मत होती थी कि यार चलो अटैम्प्ट तो करें ना। और ABC का मुझे याद है, हम ABC का सवाल सर ने टेस्ट में दिया था, वो सही वाला ना मुश्किल सवाल था,
तो लेकिन उसको फिर ज़्यादा टाइम लगा के अटैम्प्ट किया था, तो उसके अंदर एक मेरे ख्याल से नंबर कटा था। तो यही हिम्मत जो है ना हमें हेल्प आउट करती है पेपर में भी। अगर हम टेस्ट में, होमवर्क्स में और हम मॉक्स में, मिड्स में अगर हम हिम्मत नहीं करते, ठीक है कि यार ये सवाल मुश्किल लग रहा है, चलो पास ऑन करो, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये हिम्मत हमारे अंदर पेपर में आ जाएगी कि हम वहाँ पे जो है हमें कोई सवाल नहीं भी आ रहा तो हम उसे सॉल्व करके आएंगे बजाय छोड़ने के। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी, हम अपने आपको ना नेगेटिव वाइब्स देते रहते हैं इवन आफ्टर जो है ना पेपर देने के बाद भी। तो हम अपने आप कहते रहते हैं मैंने फेल हो जाना है, मैंने फेल नहीं होना, और इस तरह की अपने आप को कि फेल ना हो जाऊँ, डर खौफ तो होता है। लेकिन एक अपनी इनर सेल्फ से बंदा पूछे ना कि यार पास हो जाएंगे या नहीं, तो वो एक डर ही लगा रहता है। तो ये चीज़ अपने आप को ख़त्म करनी होगी कि हमें एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रखना होगा कि नहीं यार इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, यार पास हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है आपको पेपर में भी, और पेपर के बाद जब रिजल्ट आने तक आप अगले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन में ही जा रहे हो आप कि पता नहीं पास होता है नहीं होता। तो इस चीज़ का भी आप स्ट्रॉन्ग रखो अपने आप को कि नहीं यार इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ये चीज़ आपको फिर हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो बस बाकी आप बताएं। सवाल मैं ऐड कर देता हूँ कि इतने दिन गुजर गए हैं और अभी इतना सारा कोर्स रहता है, और मैंने पहले पिछला वाला तैयार करना शुरू, अचानक ख्याल आया जून के महीने में कि मैंने पढ़ना है, तो आपसे ऑनवर्ड चलना है कि पिछला रिवाइज करना है, सामने वाला जो है उसको छोड़ दें, पिछला कवर करना शुरू कर दें? नहीं, सर का सवाल है कि वो आवाज़ तो मेरे ख्याल से आपको तो आ गई होगी, रिकॉर्डिंग वालों को नहीं किया। सर कह रहे हैं कि अभी जून मई है, तो अभी जून से ऑनवर्ड किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो बाद में फिर कहे कि मैं पिछले लेक्चर्स कवर करूं या आगे चलूं या क्या करूं अब मैं। तो उसके लिए फिर यही है कि जो चल रहा है ना सर, जो करवा रहे हैं, आप उसके साथ साथ चलो और साथ अपनी कोशिश करो कि पिछला भी कवर करो अगर हो सकता है तो, अगर आप कैपेबल हो। नहीं तो जो सर करवा रहे हैं मिड्स तक जो है आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन मिड्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मिड्स के बाद पेस बहुत तेज़ हो जाती है, तो फिर आप पिछला कवर नहीं कर सकते। तो बेटर है कि साथ साथ चलो, लेकिन अगर नहीं चल रहे तो फिर एंड वाला माह इसीलिए होता है, तो आप एंड पे जो है उसको कवर अप करो। ये नहीं कि लेक्चर्स पढ़े हों। आप इसके लिए कोई सवाल पूछना हो? देखो हमेशा यही होता है, बचपन से यही करते आ रहे हैं कि जो सवाल आपको आता है ना, आप वो पहले वो अटेम्प्ट करते हो। आप पहले रिक्वायरमेंट, सर ने भी शायद बताया हो कि रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हो सारा और देखते हो कि कौन सा सवाल मुझे आसान लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बहुत सही वाली तैयार थी, लेकिन वो सवाल पढ़ के देख के घबरा गए थे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टॉपिक बेस्ट तैयार है वही टॉपिक आप पहले करोगे चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो। आपने देखना है कि सवाल की ड्राफ्टिंग और वो उसके मुताबिक आप कौन सा पहले अटेम्प्ट कर सकते हो जो अच्छे, जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, आप पहले वो अटेम्प्ट करो और उसके बाद फिर आगे इस तरह चलते जाओ। चलो जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि तो 40 मिनट ज़ाया कर दिया सर आपने, हम तो पहले ही आप पे भरोसा करके चल रहे हैं। तो ये तो मोए मोए हो गए। देखें, जो लोग ऑलरेडी भरोसा करके चल रहे हैं तो अच्छी बात है, करके चल रहे हैं। ये तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अक्सर बच्चों के अंदर एक बड़ी अजीब सी परेशानी चल रही है कि ये इतना मुश्किल पेपर है, इतने मुश्किल चैप्टर्स हैं, हम कैसे कवर करेंगे। ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए, आप में से भी होंगे ऐसे बच्चे, यकीनन है, मुझे शक्लों से पता है ऐसे बच्चे हैं जो इस पे परेशान हैं। इसलिए, और मैं ये जो टाइम खैर इन दोनों ने ज्यादा ले लिया और मैंने कुछ भी इनको नहीं कहा था, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया, वरना मैं जो इनके मुंह से निकलवाना चाह रहा था वो ये कि पेपर में बैठ के हिम्मत नहीं हारेंगे और 3 घंटे पूरे गुजारेंगे तो पास होंगे, और ये पेपर में अचानक हिम्मत नहीं आ जाएगी। आपने क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट मुश्किल देख के छोड़े होंगे ना, तो आप पेपर छोड़ के ही उठेंगे।
इसका कंक्लूजन ये है जो ये बच्चे बात कर रहे थे। आपको क्लास वर्क के सवाल घर जाके दोबारा करने हैं, आपको होमवर्क के सवाल लिख के सॉल्व करने हैं। ये नहीं करना कि सवाल देखा समझ नहीं आया, सोल्यूशन देख लिया, कुछ नहीं सीखा आपने। और टेस्ट का सवाल देखा, ये तो वैसा है नहीं जैसे सर क्लास में पढ़ाते हैं, उठ के चले गए। भाई सर का छेड़ने का दिल कर रहा था, आपको जरा छेड़ के देखता हूं कि किसी वजह से ही दिया होगा ना, तो इसलिए टेस्ट का सवाल देखा। बल्कि पिछले सेशन में तो वो कुछ लड़कियां थी, वो लड़ती थी जाके टीए को, और कि सर तो ऐसे पढ़ाते नहीं है जैसे वो टेस्ट ले लेते हैं। मैं तो खैर वो टोन भी नहीं बोल पाता, पता नहीं पास भी हुई होंगी कोई अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन टेस्ट का सब पेपर देखा, नहीं ये तो वैसा है ही नहीं जैसे सर पढ़ाते हैं, हमने टेस्ट ही नहीं देना। तो जब तक आप क्लास वर्क, होमवर्क और टेस्ट वाले सवाल अपने आप को चैलेंज में नहीं डालेंगे ना, पेपर में आप में ये नहीं आ जाएगी क्वालिटी। पेपर में अचानक ठीक नहीं हो जाएंगे आप। बाकी कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, हर एक का प्रोसेसर एक जैसा नहीं होता, किसी का प्रोसेसर स्लो होता है। मेहनत करते रहे, घबराना नहीं। क्योंकि वो बच्चे, एक की तो मुझे शक्ल अभी भी नजर आ रही है और एक अभी यहां नहीं है लेकिन मुझसे ऑनलाइन ले रहा, वो सेशन के दौरान ही मैंने इन लोगों को कहा था कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो कॉस्ट को लेके। उनकी घबराहट को देख के लगता था इनसे नहीं होगी कॉस्ट, नहीं हुई पास। तो आप स्लो प्रोसेसर वाले हैं, तेज प्रोफेसर वाले हैं, आप मेहनत करते रहें, बस ये चाहिए आपसे। मेहनत कंटिन्यू रखें और ये पूरे सेशन में रखेंगे तो पेपर में अचानक कोई शक्तियां नहीं आ जाएंगी आपके अंदर। ये सारा सेशन अच्छा गुजारा होगा तो पेपर में आएगी हिम्मत मिलेगी। और ये 2 जुमले बोल गए यहां, तो मैं आपको एक चीज वाकई अपनी क्लियर कर दूं कि सर ने आखिर में 22 घंटे पढ़ा दिया और 12 घंटे पढ़ा दिया। तो क्यों पढ़ा दिया? तो क्यों 12 घंटे पढ़ा दिया? इसलिए पढ़ा दिया कि पूरे सेशन में मैं आप लोगों की शक्लें देख देख के जैसे जैसे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। जहां मुझे लगा कि अच्छा अब मेरे पास चॉइस ये है कि या तो कोर्स 12 तक ले जाऊं या 3 तक खत्म कर दूं, तो वहां पर बच्चों की भी ये ख्वाहिश होती है अच्छा सर आप अभी पढ़ाएं, खत्म करें ताकि हम महीना रिवाइज तो कर सकें। उस वजह से वो शक्लें कन्वर्ट होकर 10 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास बन जाती है या बन गई थी। ये ऐसा नहीं कि मैं जान जान के खेलता रहा और एंड पे अरे ये तो मैं मिस कर गया, तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ये भी। क्योंकि या तो कोर्स लेके जाऊं 15 अगस्त तक या 3 अगस्त तक खत्म करूं कि आप पूरा महीना तैयारी कर सकें। लेकिन ये सारा जो पौना घंटा लग गया, इस सारे का मकसद सिर्फ आपको ये झंझोड़ना था कि अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं किसी भी टीचर से, तो इधर उधर के लोगों की बातें सुन के आप कंफ्यूज रहेंगे तो बेटे अपना नुकसान करेंगे। भरोसा करके चलें। आप इस पे कंट्रोल नहीं रखते कि आप सर को बताएं सर आप ऐसा करें कि ये टॉपिक पहले पढ़ा दें, इसको इधर कर दें, इसको ऐसे कर दें। आप नहीं हैं अभी इस काम के लिए एलिजिबल। आपके सर इससे ज्यादा जानते हैं आपके बारे में। तो इसलिए जिनसे भी पढ़ना है बस भरोसा करके फॉलो कर लें। ये था सारी इस कहानी को बताने का मकसद। और हो सकता है कि आप सारे ही वो लोग हों जो भरोसा करके चल रहे हों, तो आपका तो ठीक है पौना घंटा जाया ही हुआ है। सवाल लिखें है यार, वो टाइम बहुत लग गया। बोले पहले सॉल्व करना है। हाँ नहीं, अभी थोड़ी जल्दी है इसके बाद। ये एंड की नसीहतों में से है, क्योंकि जो पेपर डील करने की नसीहतें हैं ना, ये एंड पे आप उस मोड में होते हैं। अभी कुछ बच्चों के लिए बातें इररेलेवेंट इसलिए भी थी कि आप अभी पेपर से दूर हैं, तो आपको लग रहा है यार क्या फजूल बातें कि पेपर में कैसे टाइम गुजारना है। तो इसलिए ये एंड की नसीहतें। बस सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of June. Following information relates to process 1 for the month of June. For the month of June. Direct material cost. Direct material cost. 160,000. 160,000. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हाँ इस ये डायरेक्ट मटेरियल के साथ ब्रैकेट में लिखें 12,000, 12,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा इस चैप्टर में भी मैं आपको काफी सारे और अगले चैप्टर में भी, पिछले भी कहीं कहीं शायद लिखवाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में आते रहेंगे तो लिखवाता रहूंगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। और ये जो बातें बताया करूंगा ना, इनको मैं कभी नसीहतें कह दूंगा, कभी टिप्स कह दूंगा, तो इनको आप जब लिखें तो इनको हाईलाइट करें। मतलब कुछ स्टार बना दें, कुछ फूल बना दें, कुछ सर्कल बना दें कि पेजेस पलट रहे हो तो ये उठ के बाहर आए कि हमें पढ़ो, ऑब्वियस होने चाहिए। क्या बताया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120,000,
120,000. Actual FOH 96,000. Closing work in process 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट। 1500 यूनिट्स हैं और इनके साथ ब्रैकेट में लिखें 60%, 60% कंप्लीट। नहीं, कुछ नहीं कहा, बस 60% कंप्लीट। FOH is applied at 90% of direct labor cost. 90% of direct labor cost रिक्वायर्ड है आपसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन तभी बनाएंगे जब पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, यानी तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले दो नोट्स लिख लें। उर्दू में बताऊंगा, आप उसको अपनी मर्जी से ट्रांसलेट कर लेना। हाँ जी, दो बातें बता रहा हूं। एक बात ये कि अगर आपको वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताइए तो वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के हिसाब से, कल पहली दफा बताया था ना, तो इसलिए मैंने आपको सवाल में लिखवाया था कि 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, फलाने % विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो अगर सवाल में नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, तो हाँ, दोबारा बता रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है नहीं बताया, तो वो कन्वर्जन के लिए। वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के हिसाब से। और कल ये बात की थी कि मटेरियल शुरू में ही डल जाता है ना, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एतबार से 100% पूरा होता है। फिर बता रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है बाय डिफॉल्ट वो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन बताई हुई है। और दूसरा नोट ये लिख लें, इस दूसरे नोट की वजह आपको जनरल एंट्रीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बस बगैर वजह के। एक्चुअल FOH, अप्लाइड FOH दोनों अवेलेबल हैं, तो आपने कैलकुलेशंस के लिए अप्लाइड FOH लेने हैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में जहां भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, एक्चुअल FOH, अप्लाइड FOH दोनों अवेलेबल हैं, तो आपने अप्लाइड FOH यूज करने, यानी एक्चुअल को इग्नोर। और इसकी वजह इसी चैप्टर में जनरल एंट्रीज पढ़ाते हुए बताऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में कैलकुलेशंस करते हुए अप्लाइड और एक्चुअल FOH दोनों अवेलेबल हैं, तो आपने अप्लाइड यूज करने हैं। और अगर कोई एक है तो फिर तो वही करने हैं ना। अगर दोनों हैं तो कह रहा हूं अप्लाइड यूज करने हैं। चलें करें सवाल करें सॉल्व।
ओवरहेड्स आसान था है। राबिया रजाक, अतीका आबिद, सिकंदर अमीन, वसीम अरशद, जुनेद असगर, फराज असगर, भाइयों नहीं, भाइयों दोनों, अच्छा, एहसन रशीद, मलिक एतजाज वाजिद, अच्छा जी, चलें जी, पूरे पूरे नंबर हैं टेस्ट में, ठीक है, शाबाश। एफओएच का क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। एफओएच का क्या करना है अभी? कन्वर्जन। डायरेक्ट लेबर में एफओएच को ऐड करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए वो न्यूमरेटर होगा। कल जो मैंने आपको पढ़ाते हुए 97,000 कन्वर्जन बताई थी, तो वो अब खुद बनानी पड़ेगी। हाँ, कितने यूनिट्स मुकम्मल हो गए? 10500, और ये दोनों लिहाज से मुकम्मल है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1500, ये मटेरियल के लिहाज से पूरे हैं और कन्वर्जन के लिहाज से 60 है। तो इधर आएंगे ये 1500 और इधर आएंगे 900, 12,000, 11,400। जिन्होंने यहां तक कर लिया था, इसमें बताएं किसी की कोई गलती परेशानी?
हाँ जी, यहां वाले। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल के लिए अलग और कन्वर्जन के लिए अलग, तो उनका जो न्यूमरेटर है वो टोटल कॉस्ट जो इस महीने में हुई वो है, जिसको मैं करंट पीरियड कॉस्ट कह देता हूं। करंट पीरियड कॉस्ट जो इस महीने में बताई हुई है, मटेरियल की कितनी है 160। कन्वर्जन होती है डायरेक्ट लेबर और एफओएच को दोनों को मिला के, तो डायरेक्ट लेबर है 120 और 120 में इसका अप्लाइड एफओएच यानी इसका 90% ऐड कर लें, 220, और इसका डिनोमिनेटर ये है 12,000, 11,400, तो कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 13.33 और 20। जो यहां तक पहुंच गए उन्होंने बताया कुछ पूछना है तो। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन होती है इस प्रोसेस का इस महीने का रिपोर्ट कार्ड। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इसमें बताएंगे कि जो पास होके आगे चले गए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो कितने यूनिट थे वो 10,500, और इनकी कॉस्ट है ये 13.33 प्लस 20, 349965, और जो इन प्रोसेस हैं इनकी अब तक कितनी कॉस्ट हो चुकी हुई है, तो इन पे मटेरियल तो पूरा 13 रुपए लग चुका हुआ है, लेकिन कन्वर्जन 20 रुपए नहीं लगी, इसका 60% लगा है। लेकिन आपको मैंने सवाल करने का जल्दी तरीका यह बताया था कि 1500 इंटू ये 900 इंटू ये, वन 9995 37 जी। जी बेटे बोलो। कन्वर्जन वाला कि ये 228 कैसे निकला? कन्वर्जन कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैंने दी हुई है और इसमें मैंने अप्लाइड एफओएच ऐड किया है, तो सवाल में लिखवाया हुआ था मैंने एफओएच इज अप्लाइड एट 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओवरहेड्स का चैप्टर होता था एक, और ओएआर हमेशा रुपीस पर आ रही होता है, नहीं परसेंटेज भी हो सकती है। तो मैंने इस सवाल में आपको ओएआर 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ था, तो उसको इस पे लगाएंगे तो ये अप्लाइड एफओएच आएगा, लेबर में ऐड करेंगे तो ये कन्वर्जन बन जाएंगे। और पूछें, मुझे पूछना है। है जी, ये नहीं बनता इन दोनों का टोटल? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का टोटल करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये अलग अलग हैं, इनका ग्रैंड टोटल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से जो बच्चे FAR 1 में बैठे हुए थे उनको तो बता दिया था, कॉस्ट में जो है उनको अलग से बताता हूं। ये ना जो क्लास में आज तो चलें वो टाइम लग गया उसमें, वरना तो रोज तकरीबन हदीस तो कोशिश कर ही लेता हूं सुनाने की। बाकी इसके अलावा भी लास्ट टाइम पिछले वीक में भी मैंने बयान रखा था अपना, इस वीक में एक और बयान है, आपको वो फ्लोट हुआ होगा राजा ज़ियाउल-हक का। तो जो मुझे पुराने जानते हैं या चलो अभी जो 31 क्लासों में जान ही गए हैं, तो मैं आपको पढ़ा तो रहा ही हूं, लेकिन साथ साथ ना कुछ और कोशिश भी कर रहा हूं। तो उसी कोशिश में एक विजन ये है मेरा कि आप उन लोगों में ना हो जो ये सोचते हैं कि दीन सिर्फ इबादत है, बाकी दुनिया की जिंदगी वो तो एक अलग कहानी है। तो ऐसा नहीं है, दीन और मजहब में फर्क होता है। तो जो दीन इस्लाम है ना, वो जिंदगी का हर रोल के लिए गाइडलाइन है। तो अब आपको कितना कुछ सिखा सकते हैं, तो इसलिए एक
कोशिश है जो मैं इस दफ़ा शुरू कर रहा हूँ, पहले उस तरह से नहीं थी। एक ना इंस्टीट्यूट है हिल्म के नाम से, और वो लोग मेनली टारगेट ही जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को करते हैं। मैं भी वहीं पढ़ रहा हूँ खुद, हिल्म, HILM। और अगर किसी को पता हो तो एक आस अकेडमी बड़ी मशहूर है, हाँ, डा प्लॉट पे, तो वो उन्हीं डॉक्टर साहब की थी। अब तो खैर वो अल्लाह के पास चले गए। उनकी ये सारी काविश थी, डॉक्टर साहब थे वो, उन्होंने सारा काम शुरू किया था। तो उनके साथ मिलके ना लास्ट साल डेढ़ से मैं कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करा रहा था, लेकिन अब कुछ चेंज ये किया है मैंने, उसमें कुछ आइटम्स जरा स्पेसिफिकली स्टूडेंट से रिलेटेड डाली हैं, जिनमें सीरत तो है, आप सबकी जिंदगी से तो सीखना ही है, फिर को एजुकेशन में आपका पढ़ना, उसके क्या एथिक्स हैं, हॉस्टल लाइफ के एथिक्स हैं, इस्लाम का जो सारा माली निज़ाम है उसके ऊपर बात हो सके, इंटरनेट के यूज़ पे, एडिक्शन किसी भी तरह की, कंपटीशन और हसद में फ़र्क, और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं इस्लाम पे अमल करने में, फिर एक मिक्स्ड वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से चलना है। तो इस तरह के टॉपिक्स डाल के ना एक शॉर्ट कोर्स सा बनाया है, और उसमें मैं भी शायद कोई एक आधी क्लास लूंगा। उसके अलावा जो 2-3 हैं साथी, और उनमें एक तो मौलाना भी हैं, लेकिन वो मतलब अपने प्रोफेशन का बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक दो इसी तरह की और लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यानी जैसे क्लासेस में थोड़ी बहुत हदीस या कभी जज्बातियों की चला पाता हूँ, तो इस कोर्स का ये है कि थोड़ा बहुत हाँ हम दोपहर में टाइम निकाल के कोई घंटे की क्लास अगर कर सकें, तो इसकी डिटेल मैं ब्रोशर में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन वालों के मैं कोर्स पोर्टल पे रखवा दूंगा ये। तो अभी रफ सा ये है कि अगले हफ्ते से शुरू करके तो महीना मैक्सिमम या ईद तक हफ्ते में 3 क्लासें हो जाएं हैं, और या 4 जो भी आपके, और इस कैंपस में कोई 1 बजे ऑनवर्ड हो जाए, घंटे की क्लास हो जाएगी, 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, वो जब मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा तो उसमें फिर नंबर रखूंगा, जो जो अपने आप को रजिस्टर करा ले तो वो फिर उसका कोर्स का हिस्सा बन जाना। पढ़ाई भी अफेक्ट नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप जब यहाँ से जाएं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं जिंदगी में। चले, मैं फिर आपसे ना ये ब्रोशर शेयर कर लूंगा 1-2 दिन तक। ठीक है, अल्लाह हाफिज।